नमस्कार एनडी स्पेशल। अब नेताम का क्या होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेताम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म करने के आरोप हैं। भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हैं। भानु प्रतापपुर झारखंड पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि भाजपा वाले तो बोले थे कि आइए हमको गिरफ्तार कीजिए, और अब आ गए हैं गिरफ्तार करने, तो फिर अब हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी है। तो वहीं सांसद सुनील सोनी ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर के कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सरकारें हैं ये दोनों विपरीत चल रही हैं, आतंक भय फैलाने का काम कर रही हैं। भानु प्रतापपुर की जनता सब समझ रही है, बीजेपी की ही जीत होगी। तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी डरने वाली नहीं है। अगर हमारे प्रत्याशी को जेल भी हुई फिर भी कार्यकर्ता और जनता मिलकर के ब्रह्मानंद नेताम को जिताएंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से कार्रवाई कर रही है। पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है। चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह का कदम लिया गया है। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी जो गिरफ्तारी है वो कभी भी हो सकती है और अब इसे लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। पहले बीजेपी का कहना यह था कि अगर हिम्मत है, अगर दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करके दिखाएं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। झारखंड पुलिस की टीम भानु प्रतापपुर पहुंच चुकी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम का वातावरण रहे और विकास करे, खूब तरक्की करे और लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। लेकिन ये दोनों सरकारें ठीक विपरीत चल रही है। आतंक फैलाना, भय फैलाना, लोगों को आतंकित करना, बदनाम करना और अगर चुनाव हो तो उसमें सभी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करना। तो अब ये भानु प्रतापपुर की जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और ये भूपेश बघेल जी का जो अहंकार और घमंड है इसको समाप्त करेगी। जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया और हमारी जानकारी में तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद और लड़की से बयान लिया गया है उसको दबाव डालकर। 4 साल से उसका बयान नहीं लिया गया और अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पॉस्को एक्ट लगा है और ये उस समय लगा है
जब उड़ीसा झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय FIR दर्ज हुआ है, तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेताम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है NT24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी से और KS चौहान जी से। चौहान साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, जैसा कि हमने अभी सुना मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने पहले कहा था कि भाई अगर दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं, और अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांशु जी, एक खिलाड़ी जो होता है ना, वो खिलाड़ी भावना से खेल खेलता है, और जो खिलाड़ी की भावना से खेल नहीं खेलता है ना, इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी में दम नहीं है। आपको अपने कामों पे विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रत्याशी पे विश्वास नहीं है, आपने जो सर्वे करवाया था उसमें आप हार रहे हैं। आप डूब मरते क्या ना करते, इस वजह से आपने इतने निचले स्तर की राजनीति खेली है, इतने निचले स्तर की राजनीति खेली है जो कि आपके संस्कारों में, कांग्रेस में यही काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी करती आई है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी करते आए हैं। ये संस्कार में है इनके कि कैसे न कैसे करके हम ये काम करें, और एक चुनाव जीतने के लिए अपनी आत्मा तक के ये लोग गिरवी रख देते हैं। आपको संविधान पे ये भरोसा होना चाहिए। आप ये खुद बताइए कि जो एक अगर कोई प्रकरण होता है, जो कोई केस होता है, तो 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष उस पीड़िता को पेश होना पड़ता है। वो पीड़िता पेश क्यों नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आप ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग होती है, उसके बावजूद भी 2019 मई का मामला, हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि किसी को सम्मन्स नहीं गया होगा, किसी को नोटिस नहीं गया होगा, या नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ होगा कोर्ट से। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं अपने, लेकिन ये ऐसा हुआ है। और सरेन जी की और हमारे मुख्यमंत्री साहब की जो घनिष्ठता है, जो संबंध है, वो जग जाहिर है, और एक राजनीति के कारण ये प्रेरित हुआ है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको पीड़िता से कोई लेना देना नहीं है, इनको आगे की कार्रवाई क्या होगी इससे भी कोई लेना देना नहीं है। उनको मालूम है कि ये जाके पूरी ठप होने वाली कार्रवाई है, लेकिन 8 से 10 दिन हमारे को अपने संभालने हैं। 8 से 10 दिन इनको इनकी छवि धूमिल करनी है। 8 से 10 दिन जनता के आंख में धूल झोंकनी है, भ्रमित करना है जनता को। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। हिसाब से आप देखेंगे तो चौहान साहब ये मानते हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से हो रही है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है इस कार्रवाई की ये बहुत ही गलत है। भानु प्रताप उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो अपने प्रत्याशी पे ही भरोसा नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्रियांशु जी, सबसे पहले तो मैं चौहान जी को ये बोलना चाहूंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, 2 किसान पुत्र, गरीब परिवार के दो मुख्यमंत्री, उनकी घनिष्ठता में से बीजेपी को हमेशा इतना प्रॉब्लम क्यों रहता है, इतना मतलब ये विचलित क्यों हो जाते हैं? गरीब पुत्र अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो इन लोगों को तकलीफ क्यों होती है? दूसरी बात अभी चौहान जी ने बोली खिलाड़ी की बात, तो ये सही बात बोली उन्होंने। ब्रह्मानंद नेताम जी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि 2019 में वो मामला है, कब का, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, उस समय पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की, ये तो चौहान जी खुद बता सकते क्यों नहीं की, ठीक है। और आज उनको टिकट मिल जाती है बीजेपी की तरफ से और भाजपा उसका समर्थन भी करती है, तो आप ये खुद देखिए कि उनके खिलाड़ी कितने बड़े खिलाड़ीबाज हैं कि भाजपा जैसी पार्टी को, जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझती है, बहुत लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है, उसको भी ब्रह्मानंद नेताम घुमा देता है। मतलब खिलाड़ी 420 का भी तमगा अगर दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा। अब इन्होंने बात की उस मामले की, मामला 2019 का है,
प्रियांशु जी, ठीक है जी। पॉक्सो एक्ट उस समय लगा जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? पॉक्सो एक्ट अगर 24 घंटे के अंदर नाबालिग का बयान दिया जाता है तो पुलिस ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा ने इनको क्यों बचाया? जबकि उसमें 5 या 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है और 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। एक कांकेर के जो इनके युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष है और एक ये ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम है, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? और वो नाबालिग की डायरी जो पुलिस ने बरामद की थी, उस डायरी में बाकायदा उनका ब्रह्मानंद नेताम का नाम लिखा हुआ है, उसका उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो साफ झलकता है। तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? उनसे क्यों बचाया गया? अरे प्रियांशु जी, इनका पूरा का पूरा यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है। अगर इनका पूरा इतिहास उठा के देख लिए, प्रदेश में ही देख लिए, जलियांवाला कांड हुआ है, यूपी में उन्नाव कांड हो, आप मेरे पास एनसीआर का डाटा भी है। उस समय जब रमन सिंह की सरकार थी तो इनके समय महिलाओं के प्रति 61.1% था अपराध और आज 50% है। तो इनका तो वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, जो मोदी जी ने बोला था मैं बोल नहीं सकता अभी, बस वही इनका इरादा है। बेटियों को बस एक वोट के तौर पर यूज करना है, बेटी बचाओ नारा देना है, मगर इनका सारा का सारा षड्यंत्र रहता है किसी तरह इनको जनता को भ्रम में रखना है। और ब्रह्मानंद नेताम का ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, एक बलात्कारी का ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। और इनके प्रभारी उन्होंने तो बोला था, चैलेंज किया था। ठीक है, आज जब पुलिस आई है, सत्यप्रकाश जी, यही बात अभी थोड़ी देर पहले चौहान साहब कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, और आप भी यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ। बीजेपी ये भी कह रही है, देखिए रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने भूपेश बघेल जी को थाने में लगा दिया था, वैसे पुलिस काम करती थी, मगर आज पुलिस ऐसा काम नहीं करती है। आप प्रियांशु जी इतने बड़े पत्रकार, आप खुद बता दीजिए, विपक्ष के किसी नेता के ऊपर अगर कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो जबरदस्ती, आप इतने बड़े पत्रकार, आपको सब समझ है, तो कभी ऐसा हुआ? मगर आप याद कीजिए रमन सिंह सरकार के समय में भूपेश बघेल जी के माता तो बुजुर्ग माता को थाने में बिठा दिया था, तो ऐसे तो पुलिस काम करती थी इनके समय में। आज जब पुलिस निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है। एक बलात्कारी को पूरी की पूरी भाजपा इनको बचाने वाली जो बड़े बड़े उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। मुख्यमंत्री थे वो उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, बृजमोहन जो इतना कद्दावर इनके नेता वो बचाने के लिए आ जाते हैं, तो ये तो साफ झलक रहा है बलात्कारी कोई पार्टी है, ये भाजपा में बलात्कारी भरे हुए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, हमारे साथ चर्चा में। जी समिति नहीं है। जी चौहान साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ये बात बोल रही है कि चाहे कार्रवाई कितनी ही कर लें, चाहे ब्रह्मानंद नेताम जेल में भी चले जाएं, लेकिन फिर भी उनको इतना भरोसा है कि जनता बीजेपी को ही जिताएगी, क्या कहेंगे इस पर, इस भरोसे पर क्या कहेंगे? देखिए, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है दिव्यांशु जी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस खेल में फंस गई है और फंसती जा रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ दिन पहले खुद मांग की थी कि कांग्रेस को चैलेंज किया था, जिस बात को भूपेश बघेल भी कह रहे थे और मीडिया में भी आया था, पूरे प्रदेश में भी इसकी चर्चा हुई थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी को इस तरह खुलेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए था। शायद उसी चैलेंज को लेकर जो है कांग्रेस जो है भाजपा को अब चैलेंज करती दिख रही है। देखिए कि जो है दम है तो आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो इस तरह की बात जब आई तो उसके बाद से शायद कांग्रेस ज्यादा और सक्रिय हुई होगी, और हालांकि इसमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पूर्व प्लानिंग थी ही, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम को जब से टिकट मिला है तब से जो है कांग्रेस के हाथ में ये पहले से ही ये सबूत रहा होगा, और उसको टाइमिंग, ये सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग का। देखिए, ये टाइमिंग जो है, और इसमें मैं कांग्रेस को भी इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि हर पार्टी, देखिए कांग्रेस क्या भाजपा भी तो इस तरह का खेल खेल रही है, ईडी और जो है आईटी और सबका जो है खेल वो भी तो खेल रही है। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं वो राजनीति में कितनी सही है कितनी गलत है ये तो सवाल ही नहीं उठता, इसकी है तो हम आज चर्चा ही नहीं कर सकते। सवाल ये है कि ब्रह्मानंद नेताम के हाथ में यदि इस तरह के आरोप हैं, ब्रह्मानंद नेता भाई वो भी नाबालिग लड़की पॉक्सो एक्ट में है, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। फिर ऊपर से कहा जा रहा है कि ये रघुवर दास जब वहां झारखंड में सीएम थे उस समय मामला को दबा दिया गया, उस समय ये जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो इन लोगों को पता है कि चुनाव में किस तरह से चीजों को कब इस्तेमाल किया जाता है, टाइमिंग का सवाल उठता है। तो ये जब रघुवर दास जी वहां पर सीएम थे उसी समय इस मामले को रफा दफा इनको करवा लेना चाहिए था। तो मामला जो है कुल मिला के संगीन मामला है, बहुत बड़ा मामला है, और नाबालिग लड़की का रेप का मामला है, आदिवासी लड़की का रेप का मामला है, इसलिए मामला तूल पकड़ेगा। और चुनाव में निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि खबर जिस तरह से आ रही है आज शायद गिरफ्तारी भी हो जाए,
आखिर टीम जिस तरह से आई है और ये जिस तरह से जो है विरोध में भी सारे भाजपा नेता वहां उपस्थित हो गए हैं, ऐसा जो है खबर आ रही है, सुनने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर भाजपा इस मामले में घिरती हुई दिखती है और इसके लिए इन्होंने खुद ललकारा था कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात जो है। ठीक है लखन चौधरी जी, तो मैं वापस एक बार रुक करता हूं चौहान साहब का। चौहान साहब, आपने चौधरी जी की बात सुनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है और उनका ये भी कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को इतना बड़ा बयान देने की आवश्यकता नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं। क्या कहेंगे इस पर? वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे चौबे जी, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि सांच को आज क्या, सांच को आज क्या, आप असंवैधानिक रूप से ये सब चीजें करेंगे और दूसरी बात यह है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, तो ये कहां तक जायज? कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप या संवैधानिक कहां से? सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं, चौहान साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी संवैधानिक बात बोले, इससे मैं बोलूंगा भाजपा सरकार में ये सब चीजें हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि 15 मई 2019 को वहां पर राष्ट्र आचार संहिता लग चुकी थी। दूसरी बात यह है कि बाल कल्याण समिति जो है वो किसी भी राज्य सरकार के अंडर में नहीं आती है, वो एक स्वतंत्र इकाई है और ये उसके सामने वहां पर पेश होना पड़ता है, किसी शासन के अंडर में नहीं आती है। बाल कल्याण समिति के सामने 24 घंटे पहले, 24 घंटे के अंदर वो पीड़िता को वहां पर आना चाहिए था। ये मामला बहुत संगीन है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करके, नाम का दुरुपयोग करके इसमें फंसाया जा रहा है। चौहान साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि दुरुपयोग हो रहा है शक्तियों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। वो बोलते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, आईटी का दुरुपयोग है, लगातार छापे पड़ रहे हैं वहां पर नेताओं के ठिकानों पर। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ईडी में आज तक जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें 90% ना, जब से मोदी जी आए 2014 में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, उनको भी बात तो पूरी करने दीजिए। रुकिए 97% जो ईडी की कार्रवाई है वो मतलब उसमें मुक्त हो गए हैं सब, जो जितनी भी कार्रवाई की गई है आज तक 97%। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कार्रवाई हुई है, और सबसे पहली बात तो ये है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई है, शासनिक कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सांच को आज क्या, यहां पर भी वही आता है कि सांच को आज क्या, अगर आप सही हैं तो ईडी की कार्रवाई से इतना घबराने की जरूरत क्या है? आप बोलिए ना, आइए, जैसे कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला, आइए गिरफ्तार करिए, हम भी उसका जवाब देंगे। क्यों? और इस बात को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। ये यहाँ पर बात नहीं करती है, ये यहाँ पर बात रुकेगी नहीं। इस बात को आगे जाके कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि शक्तियों का दुरुपयोग करके प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, क्यों दबाव में आके कार्रवाई की, यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी के दबाव में आके कार्रवाई की, और मुख्यमंत्री जी को कोई भी बोलने का ऐसा हक नहीं है कि वो ब्रह्मानंद नेताम जी अपराधी हैं, क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक कोर्ट का जज भी उसको अपराधी नहीं मानता है। और ठीक है चौहान जी, कम दोषी बोल दीजिए, आप दोषी हैं, यही बोल दीजिए कि अपराधी नहीं है। आप बैठे हुए ठीक है, आपको ये बोलने का कोई हक नहीं है और ऐसी बातें आपको करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि ईडी जो मैं बोल दूं, ईडी में आप इतने ट्वीट क्यों कर रहे हैं भाई? आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये आपका कोई सदैव में फंस गया है क्या? चौहान जी, फिर चलिए ठीक है चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, चलिए ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उनकी बात भी सुन ले, वो क्या कह रहे हैं इस पर। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु, देखिए, इन्होंने भी ईडी की बात की तो 2014 के बाद से ईडी के मामले में काफी उछाल आया, उसमें 90% मामले विपक्षी नेताओं के ऊपर है।
अगर आप देखेंगे तो जितना भी आप गूगल कर लीजिए, ईडी की वेबसाइट पे देख लीजिए। और दूसरी बात, जब कोई भी नेता विपक्षी पार्टी में रहते तो ईडी कार्रवाई करती है। आप आसाम के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए, बंगाल में इनके अपोजिशन लीडर का नाम लीजिए, आसाम के जो मुख्यमंत्री उनके लिए तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेके बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे। तो ईडी जब इनकी पार्टी में आती है तो ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। यही हाल यहाँ रमन सिंह जी के ऊपर है। तो इनके पार्टी में आते सब साफ हो जाते हैं, और जब अपोजिशन में जो पार्टियां होती है उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। तो ये कहां से ये है कि ईडी इनके अंडर में काम नहीं करती, कहां से है कि ईडी दबाव में काम नहीं करती है। ईडी तो सरासर यही बन गई, ईडी हो, इनके जो आईटी हो, सब इनके एक चौहान साहब से काम कर रहे हैं। एक नालायक ऐसे उनको अपनी बात तो पूरी कर लीजिए, अब आप बीच में ही बोल रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी बोलिए। और ईडी आईटी तो ऐसा हो गया है कि एक नालायक बच्चा होता है ना जो पढ़ नहीं रहा, उसको थप्पड़ मार दिया, अब कहा ये काम करना है, वैसे ही वो ईडी आईटी काम कर रही है। मोदी जहां भेजते वहां जाती है, जहां नहीं भेजते वहां नहीं जाती है। आप आसाम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, बंगाल से लेके, आप कितने सारे फेरिस्त है कि आप नेताओं के नाम निकाल लीजिएंगे कि जो वो अपोजिशन में रहते हैं तो ईडी एकदम उनके छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ मतलब जेल जा रहे हैं। मगर जैसे ही वो इधर आएंगे ईडी के केसेस खत्म हो जाएंगे, वो पाक साफ हो जाएंगे, दूध से नहा लेंगे। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा के बुकलेट लेके बैठे थे इन लोग, उसका क्या बोलेंगे चौहान जी? आज जब मुख्यमंत्री है, आसाम के मुख्यमंत्री बीजेपी में आ गए तो पाक साफ हो गए। तो ईडी का तो चौहान जी एकदम आप नाम मत लीजिए, ईडी और आईटी का, वो तो कठपुतली है आपके हाथ की। और एक चीज दिव्यांशु जरूर मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि 2019 में जब झारखंड में आचार संहिता लगी हुई थी, ठीक है, तो आचार संहिता मतलब कि राष्ट्रपति शासन था, तो राष्ट्रपति शासन अगर है तो वो केंद्र के अधीन आ जाता है। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे चौहान जी कि मतलब केंद्र भी उस केस को दबा रही थी? ठीक है, चौहान साहब से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौहान साहब क्या कहेंगे? केंद्र उस मामले को दबा रही थी। ठीक है, संहिता अगर लगी हुई है, राष्ट्रपति शासन है, तो वो तो फिर केंद्र के अधीन आ जाता है। तो मतलब केंद्र भी पूरी तरह से मामला तब जाके कहीं केंद्र ने भी किया, इसका मतलब यही है। तो चौहान जी खुद बता रहे हैं। जवाब तो लीजिए आप। ये है कि मोदी जी ने बोला है, एक बहुत मशहूर वक्तव्य है मोदी जी का, जी, न खाऊंगा। मोदी जी तो बोलते नहीं है, फेंकते हैं। ये उन्होंने आखिरी साल बोला था, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो ईडी है, ईडी के जो मामले हैं और ये है, वो एक स्वतंत्र इकाई है, वो अपना कार्य कर रही है और उनको अपना कार्य चौहान जी, मगर आप देख लीजिए, कहीं नहीं लगता स्वतंत्र इकाई है, वो सिर्फ विपक्षियों के लिए इकाई है। वो आपकी एक अलग से एक आर्मी है, वो ईडी केंद्र सरकार की एक ईडी और आईटी नाम की एक अलग आर्मी है जो सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर हमला करती है, अपने दलों के ऊपर नहीं करती है, अपने दलों के ऊपर फूल बरसाती है, अपने दलों के नेताओं जो एनडीए ठीक है सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब गोली चलाती है, तो ऐसी वो ठीक है। अगर आप दोनों की बात पूरी हो गई हो तो हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए। मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूँ, एक सवाल मैं उनसे कर लूं। लखन चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा। बात चूंकि ईडी और आईटी की चली और कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैक टू बैक 6 ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से देश भर में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ईडी और आईटी के दुरुपयोग की उन्होंने बात कही थी। तो क्या कहेंगे आप इसे? बदले की राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह की चीजें हो रही हैं और भानु प्रताप का जो उपचुनाव है वो भी सर पर है, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। देखिए दिव्यांशु जी, आज बहुत जो है रायपुर के तमाम छत्तीसगढ़ के अखबारों में फ्रंट पेज में भूपेश बघेल जी का वही बयान आज छपा भी है। और भूपेश बघेल जी ने तो ईडी पर और इनकी जो केंद्रीय संस्थाओं पर यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों को जो है लोहे से पीटा जा रहा है, लोहे के राड से पीटा जा रहा है। और यदि इस तरह की घटना भविष्य में होगी तो इसको जो है और गंभीरता से लिया जाएगा। मतलब ये जो है घटना बदले की राजनीति का भी नमूना हो सकता है। आप जो कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन यदि ईडी इस तरह के जो है काम कर रही है, एक मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ईडी पर कि वो अधिकारियों को जो है जांच के दौरान जो है सहयोग नहीं करने के नाम पर पीट रहे हैं, राड से पीट रहे हैं, तो ये कितना गंभीर मामला है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा गंभीर मामला है और केंद्रीय संस्थाओं को भी दुरुपयोग जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ठीक है कि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के ऊपर की ये बदले की राजनीति है, लेकिन भाजपा खुद क्या कर रही है? तो खुद को, भाजपा को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि आप खुद भी इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? सवाल ये है कि आप यदि करेंगे तो सही और दूसरा यदि करे तो गलत। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बदले की राजनीति तो बढ़ेगी। देखिए भूपेश बघेल की राजनीति पॉलिटिक्स भी है कि 19-20 यदि आप डाल तो मैं कहा आपने लखन जी, बदले की राजनीति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के उन पर आरोप हैं और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण देखने में आ रहा है, इसका आने वाले उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।